Everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparations are going well also. तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, ये वीडियो अगेन हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी के बच्चों के लिए है, अंडर द बैच नेचर नोवा। इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड की क्लास सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के पहले इस यूनिट से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ लिया है। हमने लैक ओपेरॉन सिस्टम बहुत ही अच्छे से समझा है ई कोलाई में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। और सेकेंडली आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, जिसमें हमें रोल ऑफ क्रोमैटिन देखना है कि जीन एक्सप्रेशन में रोल ऑफ क्रोमैटिन क्या है। और हम इसी वीडियो में ये भी कंप्लीट करेंगे कि रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसा होता है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे होते हैं। तो देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, यूकैरियोट्स की। अभी तक हमने केवल बात की थी फर्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोट्स की कि वहां कैसे हो रहा है। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है उसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखो ये वीडियो लंबी होगी, बट आई कैन बेट यू कि एकदम बेसिक से हम एडवांस चलेंगे और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, देखो, what do you mean by gene expression? First of all, let me tell you what is gene, है ना। पहले जीन समझ ले। देखो, जब हम देखते हैं एक सेल, है ना, वी हैव अ सेल। एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, हम एकदम अच्छे से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक। हमारे पास एक सेल है, ओके, एंड इस सेल में वी हैव अ न्यूक्लियस, ठीक, क्योंकि अभी हमें सेंटर में न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, ओके। एंड इन द न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है भाई, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, ये हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक। इस क्रोमैटिन में आप देख रहे हो कि दिस क्रोमैटिन इज अ टर्म जो आप यूज करते हो फॉर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। यू ऑल नो कि हमारे न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में। अब डीएनए क्रोमैटिन कैसे बन गया, तो हम उसको एकदम अच्छे से खोलते हैं और समझते हैं। देखो, डीएनए जो है ना, डीएनए हमेशा ही आपको देखने को मिलेंगे डबल स्ट्रैंडेड, है ना। और डीएनए को बाइंड कर रहा होता है हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन, यानी कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से क्या है, उनकी बाइंडिंग है। मान लो कि हमारे पास डीएनए है तो उसकी लेंथ है ऐसे करके, ठीक, ये डीएनए है। अब डीएनए को हमने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन में ऐसे बांध दिया। अब ये बांधना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, लाइक उसकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है ना कि अगर हम नॉर्मली एक थ्रेड नुमा उसे खोल दें सीधा तो हमारी बॉडी में वो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा हर एक सेल में। तो एक न्यूक्लियस के अंदर उसको बंद करके रखना है, तो वी नीड कि हम उसकी लेंथ को कम करने के लिए उसे क्या करते जाएं, बांधते जाएं। अगर हमारे पास एक धागा है और हम उसे क्या करें, उसकी लेंथ मतलब उसका एरिया हमें घटाना है, तो हम इसकी लेंथ को छोटा करना चाहेंगे, और लेंथ छोटा करने के लिए हम इसको पास पास लाते जाएंगे, जिससे ये एक दूसरे में बंधते जाएंगे, है ना। तो सेम चीज हमारे यहाँ देखते हो आप कि डीएनए में होता है, ठीक। अब बेसिकली व्हाट इज डूइंग हियर इज कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक इस डीएनए के स्ट्रैंड को छोटा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड हमने इस डीएनए को क्या कर दिया, रैप कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर जो एग्जिट और एंट्री पे H1 जो होता है वो हमारे एग्जिट एंड एंट्री पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। सभी एग्जिट एंड एंट्री जो होगी ना हमारे डीएनए के स्ट्रैंड की, वहां पर H1 प्रोटीन्स होंगे। और ये जो बीच में ये जो आपको ऐसे कॉइन नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसे कि आप न्यूक्लियोसोम भी कहोगे आगे चल के, ये हमारे कहलाते हैं हिस्टोन के ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन के ऑक्टामर्स। अब ये बहुत जरूरी है ऑक्टामर का बनना और पूरी तरीके से डीएनए की लेंथ को छोटा करना। एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि पहले जो हमारा डीएनए होता है उसकी लेंथ अगर हम देखें तो वो आपको देखने को मिलती है 2 नैनोमीटर, ठीक है।
फिर जब हम उसको बाइंड कर देते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है, ऐसे बाइंड करते हैं तो इसकी लेंथ कम हो जाती है और तब हो जाती है 10 नैनोमीटर की। फिर 30 नैनोमीटर पे आ जाता है, फिर 300 नैनोमीटर्स पे आ जाते हैं, फिर 700 नैनोमीटर्स पे आ जाते हैं और फिर 1400 नैनोमीटर। आप समझ रहे हो 1400 नैनोमीटर कितना ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है। तो 300 नैनोमीटर पे आप ऐसा देखते हो कि जो डीएनए होता है ना वो नॉन कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि अभी भी आप उसको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हो, थोड़ा लूजन फॉर्म में होता है। लेकिन 700 नैनोमीटर तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाता है कंडेंस, यानी कि अब वो एकदम से आपको समझ ही नहीं आएगा, वो एक दूसरे में एकदम से उलझ जाएंगे। एंड 1400 नैनोमीटर्स अगर आपको देखना है तो सेल डिवीजन का मेटाफेज जब आप देखोगे तो वहां पर 1400 नैनोमीटर आपको जो डीएनए है वो दिखाई देगा। समझ रहे हो? So what I am telling is कि the length is decreasing and why we want to decrease the length, हमें क्यों डीएनए की लंबाई को कम करना है? क्योंकि हमें उसको सेल के न्यूक्लियस में जा करके क्या करना है, रखना है, न्यूक्लियस के अंदर उसको बंद करना है, तो लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारा मेरे लिए बताना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे बेसिक से चीजें पढ़ानी है। अब मैंने आप लोगों से बहुत बार बातें की हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जहां मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होता है वो आगे चल करके आरएनए बनाता है एंड आरएनए जो होता है वो आगे चल करके प्रोटीन बनाता है। तो ये बेसिकली हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ रखा है। मेरी भाषा में मैं आपको चीजें जो बताने जा रही हूँ उसको प्लीज अच्छे से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। कि हम पढ़ने वाले हैं कि जो डीएनए है वो सबसे पहले तो एचएनआरएनए बनाता है ना, और फिर एचएनआरएनए जो है वो एमआरएनए बनाता है एंड देन उसके बाद आपका प्रोटीन बनता है एंड देन उसके बाद आपके प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है जिसे आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हो, है ना। सो बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग हियर इज कि जब डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा है तो आप इस प्रोसेस को कह रहे हो ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और आप जब देख रहे हो कि एचएनआरएनए अब एमआरएनए में आ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन में हम हमेशा से देखते हैं कि एचएनआरएनए जो है वो मैच्योर हमारे मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है आफ्टर द कैपिंग, टेलिंग एंड आरएनए एडिटिंग, ये सब करने के बाद। तो ये हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम उसे ट्रांसलेशन कहते हैं एंड जब प्रोटीन बन जाता है तो हम उसे पोस्ट ट्रांसलेशन जो है वो कहते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसी चीजें प्रोसीड कर रही हैं हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि जो डीएनए है ना, वो डीएनए का एक पोर्शन होता है जीन। अब जीन क्या है कि हमारे पास डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, और डीएनए की स्ट्रैंड में वी हैव अ प्लेस, एक डीएनए के स्ट्रैंड में एक ऐसा स्ट्रैंड लाइक एक पोर्शन जो कि फंक्शनल है। और वो फंक्शनल क्यों है? वो फंक्शनल इसलिए है कि उसे एमआरएनए या फिर प्रोटीन बनाना है। तो उस फंक्शनल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं। और यही डीएनए का जो फंक्शनल पोर्शन जीन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉर द सेंट्रल डोग्मा। अगर जीन एक्सप्रेस अच्छे से होगा तभी जाकर के हमें प्रोटीन बनते हुए दिखाई देगा और हमारा एमआरएनए बनते हुए दिखाई देगा। अगर जीन में कुछ गड़बड़ी है तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कि जीन एक्सप्रेस हुआ, यानी कि जीन जो है वो प्रोटीन या एमआरएनए बना पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीन से यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन को आगे फंक्शनल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन और आरएनए में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज दिस जीन एक्सप्रेशन। जैसे आप हंसते हो, है ना,
आप अगर बहुत ज्यादा खुश हो तो आप हंस रहे हो तो आपके टीथ नजर आने लगते हैं, आप बहुत बड़ी सी स्माइल करते हो, तो दिस इज योर फेस एक्सप्रेशन, जिससे पता चल रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी। आप अपसेट हो, आप क्राई कर रहे हो, तो क्राई करने में आपको पता चलता है कि आपके आंखों से आंसू आ रहा है, तो सामने वाला इंसान जान जाता है कि बंदा या बंदी रो रही है ना। या फिर अगर होता है ना कि एक्सप्रेशंस टेल सो मच थिंग, आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता देते हैं। तो वैसे ही हमारा जीन एक्सप्रेशन क्या कहला रहा है कि अगर हमारा जीन काम कर रहा है, यानी अगर जीन ऑन है, तो वो हमें आरएनए और प्रोटीन बना करके देगा ही देगा। अगर वो ऑफ है तो फिर आपको किसी भी तरीके का आरएनए और प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जब हम अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में हम इस जीन से जो आरएनए और प्रोटीन बन रहा है, उसको बनाने में हम जीन को ऑन एंड ऑफ करवा सकते हैं, यानी जीन एक्सप्रेशन जो है उसका रेगुलेशन हो सकता है। रेगुलेशन क्या, कि हम जीन से या तो प्रोटीन आरएनए बनवा लें, या तो हम जीन से प्रोटीन आरएनए ना बनवाएं। ठीक है। तो फॉर दिस जो हमारा यूकैरियोट्स होते हैं, उन यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर 5, आई कैन से देयर आर 5 फेजेस जहां पर आपको ये जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट करने को दिख सकता है। सबसे पहले तो डीएनए लेवल पे आपको जो जीन रेगुलेशन है वो देखने को मिलेगा कि आप डीएनए में जो क्रोमेटिन है और जो हिस्टोन प्रोटीन है, लाइक जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है और जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, उस लेवल पे अगर आप एपिजेनेटिक रेगुलेशन करना चाहते हो, यानी क्रोमेटिन में चेंजेस लाना चाहते हो और उसकी वजह से जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, तो वहां रेगुलेशन कहलाता है कि हम डीएनए लेवल पे कर रहे हैं। फिर आप यही रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकते हो कि जो डीएनए है, मान लो कि हम जीन को एक्सप्रेस ना करने दे रहे हैं, यानी डीएनए जो है वो एसेसिबल ही नहीं है कि वो आगे चल करके आरएनए और प्रोटीन बना पाए, तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर हमने रोक दिया तो आगे चल करके हमारा आरएनए और प्रोटीन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर रेगुलेशन हो सकता है। फिर सेकेंड, हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि एचएनआरएनए बन गया, अब हम स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग, टेलिंग, इन सब जो हमारा प्रोसेसेस है उसको हम ठीक से ना करें और हम उसमें ज्यादातर मॉडिफिकेशंस ना हो, तो फिर हमारा आरएनए और प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इस तरीके से रेगुलेशन हो सकता है कि इवेंचुअली हमें प्रोटीन ना मिले। फिर हम ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन पे हम रेगुलेशन कर लें, तो उससे हो सकता है प्रोटीन मिल जाए ना मिले। और फिर एक लास्ट आता है पोस्ट ट्रांसलेशन, जिसमें हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं प्रोटीन की, तो उस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जीन रेगुलेशन को हमारे यूकैरियोट्स में हम रेगुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं जितने मैंने लेवल पे बताए कि यूकैरियोट्स के कितने लेवल पे आप कर सकते हो रेगुलेट, ये सारे टॉपिक्स आपको आपके तो थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी में यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है हमारी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन रेगुलेशन, जिसमें आपको जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में समझने को मिलेगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, बट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए खुद अपने हाथों से बना करके लाया है कि आप इसको अच्छे से कर लो। स्क्रीनशॉट देखो, ये सारी चीज़ें हर जगह आपको नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये सारे फ्लो डायग्राम्स मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड हम इसको भी समझते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे हो सकता है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो डीएनए है वो एचएनआरएनए में कन्वर्ट होता है, लाइक बनाता है, फिर एचएनआरएनए का मॉडिफिकेशन होता है और वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, देन प्रोटीन बनाता है हमारा एमआरएनए, एंड फिर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की जाती है। ठीक, तो जीन ऐसे हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलेगा, एंड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। अगर प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे बॉडी की नहीं होगी। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आप ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन तो बने। तो हमारे लिए जब हम पढ़ेंगे डीएनए तो हमारे दिमाग में होना चाहिए जीन, कि अगर जीन फंक्शनल होगा तो ही हम आगे चल करके कुछ भी बना सकते हैं। अगर जीन फंक्शनल नहीं, मतलब जीन नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो आप? डीएनए तो कुछ नहीं है, डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो जीन है वो हमारे काम आता है। समझ रहे हो? जैसे डीएनए तो सिर्फ एक धागा है ना,
डीएनए के धागे में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल यानी कि वो आरएनए और प्रोटीन बनाएंगे, सिर्फ उतने ही पार्ट जरूरी होते हैं। तो जब मैं डीएनए बोल रही हूँ तो वहां पे आपको समझ आना चाहिए कि मैं वहां पे जीन की बात कर रही हूँ। तो जीन रेगुलेशन हमारे यूकैरियोट्स में पहले लेवल डीएनए लेवल पे होता है, जहां पर आप एपिजेनेटिक आप देखते हो कि एपिजेनेटिक रेगुलेशन हो सकता है, जिसमें आप एसिटिलेशन और मिथाइलेशन की प्रोसेस करते हो। फिर जीन एम्प्लीफिकेशन और जीन रीअरेंजमेंट्स की प्रोसेसेस आप देखते हो। ट्रांसक्रिप्शन में आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, तो आप प्रमोटर, इनहेंसर, इनमें कुछ आप मॉडिफाई करो। टीएफ, फिर डीएनए बाइंडिंग मोटिफ जो है उनका आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन यूजेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आप कैसे कर सकते हो, तो स्प्लाइसिंग के दौरान पर आप कर सकते हो रेगुलेट। आप ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव पॉली एडाइलिनिन ये ए जो है वो, फिर आरएनए एडिटिंग स्टेबिलिटी इस लेवल पे आप कर सकते हो। ट्रांसलेशन में आप EIF2 लेवल पे कर सकते हो। और प्रोटीन जो मॉडिफिकेशन जो पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल है, उसमें आप प्रोटीन जो है जब वो उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उस दौरान पर आप रेगुलेट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशन की प्रोटीन जो है वो अच्छे से बन रहा है, जीन जो है वो ऑन है या फिर ऑफ है। तो हम एक एक करके समझते हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल नोट, आई कैन टेल यू, आपको कहीं ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल नोट्स। ओके, बहुत मेहनत लगती है। अब डीएनए लेवल, जिसे कि हम एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं, ये जो है ना, दिस इज लाइक द ऑन एंड ऑफ स्विच ऑफ द जीन, कि हम जीन को ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं। अगर ऑन करेंगे तो हमें अच्छे खासे आरएनए एंड प्रोटीन बनते हुए दिखाई दे देंगे, यानी कि जीन एक्सप्रेस हो गया। अगर हम ऑफ करेंगे तो यानी जीन क्या है, वो नॉन एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है। और जब जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो कोई भी डीएनए जो है वो आरएनए नहीं बनाएगा या फिर प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होती है कि या तो आप एसिटिलाइजेशन करो, या मिथाइलेशन करो, या जीन एम्प्लीफिकेशन करो, या जीन रीअरेंजमेंट कर दो। तो एसिटिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डीएनए को लूजन करते हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, डीएनए को एसेसिबल बना देते हैं कि वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आए और आकर के वो रीडिंग करे, वो आकर के प्रमोटर के पास जुड़े और वहां जुड़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करे। सो एज आई टोल्ड यू, ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों ने यूक्रोमेटिन और पूरी तरीके से यूक्रोमेटिन पढ़ा, हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है क्या पिछली वीडियोस में? नहीं पढ़ा है। तो अभी मैं आपको जब क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो वहां आपको यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन बताऊंगी। तो ये सारी बातें बस आप अभी याद रखो कि एसिटिलेशन में हम क्या करते हैं, हम डीएनए को लूजन कर रहे होते हैं, जिसके वजह से डीएनए एसेसिबल हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए और वो आके जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। तो यानी कि एसिटाइलेशन क्या है, वो जीन एक्सप्रेशन को ऑन कर रहा है ना, जीन को ऑन कर रहा है, तभी तो चल करके आगे प्रोटीन और आरएनए बन रहे हैं। तो एसिटिलेशन जो है वो इंक्रीज करता है जीन एक्सप्रेशन को। ठीक, मिथाइलेशन में क्या हो रहा है, डीएनए को टाइटन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो जीन होती है वो साइलेंस हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन क्या है, वो डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जीन जो है वो ऑफ हो गया। तो आगे चल करके आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का आरएनए या प्रोटीन बनते हुए नहीं दिखाई देगा। जीन एम्प्लीफिकेशन में व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एक्स्ट्रा कॉपीज बना लेते हैं जीन की, जिससे कि एक्सप्रेशन जो है वो बूस्ट होता है, यानी कि ऑन ही है अच्छे से। एम्प्लीफिकेशन यू ऑल नो की कॉपीज बनती हैं, तो हम एक्स्ट्रा कॉपीज बनाते हैं जीन की, जिसकी वजह से जितने ज्यादा आप समझो ना जीन है, उतना ज्यादा आपको प्रोटीन आरएनए बनते हुए दिखाई देगा, है ना। फिर जीन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस को हम चेंज करते हैं, जिससे कि न्यू न्यू प्रोटीन्स बन पाए। जैसे कि एंटीबॉडी जो है वो, अब देखो प्रोटीन्स जो हैं उनके भी नाम है ना, देयर आर सेवरल प्रोटीन्स, कीरेटिन हो गया, हीमोग्लोबिन इज योर प्रोटीन। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है, सबको बनने के लिए एक अलग से डीएनए सीक्वेंसेस होते होंगे, उसी से तो बनता होगा ना। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे जैसे एंटीबॉडी इज अ स्पेशल प्रोटीन, अब इसको बनाने के लिए, इसके लिए जीन को एक्सप्रेस कराना है, तो हम क्या करेंगे, जीन की रीअरेंजमेंट करेंगे। तो जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडीज हो गए, ये सब बनते कैसे हैं, जीन के रीअरेंजमेंट से, समझ रहे हो, जहां पर हम डीएनए के सीक्वेंसेस को चेंज कर देते हैं, समझे। तो डीएनए लेवल पे यू आर कंट्रोलिंग, यू आर रेगुलेटिंग, है ना, आप
जो भी हम डीएनए लेवल पे रेगुलेशन देख रहे हैं जीन एक्सप्रेशन का, उसे ही हम एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ डीएनए पे आप क्या क्या कर ले रहे हो, सोचो कि जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए अगर एसिटिलेशन कर दिया तो जीन ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होगा और बहुत ज्यादा प्रोटीन और आरएनए आपको मतलब इंक्रीज कर देगा जीन एक्सप्रेशन को। मिथाइलेशन में डिक्रीज कर दे रहा है जीन एक्सप्रेशन को, जीन एम्प्लीफिकेशन में इंक्रीज कर दे रहा है, जीन रीअरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि नए नए प्रोटीन हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से यू आर रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन इन आवर यूकैरियोट्स एट डीएनए लेवल। तो हमारा आज का टॉपिक डीएनए लेवल ही है, जहां हम क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, फिर लास्ट लाइन क्या है कि दिस इज थिंक ऑफ अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अनलॉकिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो ये एक आपके एग्जाम्पल के लिए है, और ये सब हिंदी में भी मैंने आपको दिया हुआ है कि डीएनए को ढीला करता है जिससे जीन को पढ़ना आसान हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन, जीन ऑन हो जाएगा, हायर जीन एक्सप्रेशन, यहाँ जीन ऑफ हो जाएगा, लोअर जीन एक्सप्रेशन। तो ये सब चीज़ें हमने हिंदी में प्रोवाइड की हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके आराम से अपने नोट्स को बना लीजिए। फिर देखिए दूसरा लेवल आता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। अब हमने डीएनए लेवल पढ़ लिया, अब हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पढ़ेंगे, है ना। देखो, वी आर डन विद द डीएनए लेवल, हमने पढ़ लिया, अब हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे रेगुलेशन हो सकता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि कॉपिंग डीएनए टू आरएनए, इट इज लाइक फोटोकॉपी, कि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेशन हो सकता है प्रमोटर या फिर इनहेंसर वाले जगह पर। स्पेशल डीएनए पार्ट जो होते हैं वो सिग्नल करते हैं, तभी जाकर के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। बिकॉज यू ऑल नो कि अगर प्रमोटर रीजन है तो वो प्रमोटर रीजन स्टार्ट करने के लिए ही बना हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा हुआ है। वहीं पर आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, अगर वहां नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं स्टार्ट होगा। तो अगर हमें रेगुलेट करना है तो हम सबसे पहले प्रमोटर रीजन पे ही कुछ इनहेंस कर दें ना, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम जीन को एक्सप्रेस करने पे रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो टीएफ होते हैं, प्रोटीन्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट या स्टॉप करने में, तो यहाँ पे रेगुलेशन हो सकता है। फिर डीएनए बाइंडिंग मोटिव, जो स्पेसिफिक शेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के, जो प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, दे आर द प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम ये जो मोटिव्स हैं, उनके जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के स्पेसिफिक शेप्स हैं, अगर वो ठीक तरीके से जुड़े, ठीक तरीके से ना जुड़े हमारे डीएनए से, तो उससे भी रेगुलेशन जो है वो हो सकता है। तो दिस स्टेप कंट्रोल्स वेदर अ जीन इंस्ट्रक्शन इज इवन कॉपीड या फिर नहीं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम देखते हैं कि डीएनए जो है वो कॉपी हो जाता है आरएनए में, यानी उसने आरएनए बना दिया है। तो उस कॉपीइंग की प्रोसेस में प्रमोटर पे हम कुछ चेंजेस कर दें, या फिर जो हमारा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, कुछ स्टार्ट प्रोटीन्स होती हैं, कुछ स्टॉप प्रोटीन्स होती हैं, तो वहाँ कुछ हम चेंजेस कर दें, या फिर हम डीएनए बाइंडिंग मोटिव, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, उनके जो स्पेसिफिक शेप हैं वो डीएनए से हेल्प करते हैं स्टिक होने में, उन शेप्स के साथ हम कुछ लाइक इर्द गिर्द कुछ भी कर दें, तो फिर वहाँ पे हम रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। फिर थर्ड हम पढ़ते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा आरएनए, अब ऑब्वियसली आफ्टर द डीएनए टू एचएनआरएनए, हमें एचएनआरएनए मिला है ना। तो अब एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए बीच में आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे रेगुलेशन हो रहा है कि वो एमआरएनए बन जा रहा है। तो आपको पता है कि हमारे यूकैरियोट्स में, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरीके की स्प्लाइसिंग, टेलिंग ये सब नहीं होती है, लेकिन हमारे यूकैरियोट्स पे होती है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आप स्प्लाइसिंग कर दो अगर, तो ये रिमूव कर देता है यूजलेस पार्ट, जैसे कि इंट्रॉन्स को हटा देगा और जितने भी एक्सॉन्स हैं उनको जोड़ देगा। तो इस तरीके से रेगुलेशन हुआ ना, हमारे जीन एक्सप्रेशन में रेगुलेशन हुआ ना, कि हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी कि हमारे पास एचएनआरएनए बन चुका है, तो उसमें एचएनआरएनए में से जितने भी इंट्रॉन्स हैं, जितने भी यूजलेस पार्ट है, उनको हम बाहर निकाल दिए और सारे एक्सॉन्स को हमने एक साथ जोड़ दिया। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो वहां पर भी तो हम रेगुलेट ही कर रहे हैं ना, कि हमने सारे यूजलेस को हटा दिया और यूजफुल वाले को जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज योर स्प्लाइसिंग। फिर ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में हम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, एक ही जीन से हम डिफरेंट वर्जन्स बना देते हैं प्रोटीन्स के। ऑल्टरनेटिव पॉली ए जो है वो हमारे कंट्रोल करते हैं एमआरएनए की एंडिंग को,
और एडिटिंग एंड स्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि लेटर्स जो होते हैं आरएनए के वो चेंज हो जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इनको फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जहाँ पर हम रेगुलेशन कर सकते हैं। फिर एक रेगुलेशन हम ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं, जहाँ पर अब mRNA के बाद जो प्रोटीन बन रहा है तो वहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको उन प्रोटीन्स के द्वारा जिनका नाम है EIF2A या EIF4A, सॉरी हाँ आई है, विच हेल्प्स राइबोसोम स्टार्ट रीडिंग mRNA। तो ये राइबोसोम के द्वारा यहाँ पर आप रेगुलेशन देखते हो। ये सब हम अच्छे से एकदम इलेबोरेटिव वे में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ हम आपका बेस जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल पे PTMs में हम देखेंगे कि प्रोटीन जब बन चुका है, अब पूरी तरीके से प्रोटीन बन गया, बट नाउ जो एक फिनिश टच देना है प्रोटीन को, तो वहां पर हम प्रोटीन्स की फोल्डिंग, कटिंग, एडिंग केमिकल्स लाइक फॉस्फेट, शुगर, ये सब करते हैं जिससे कि वो और ज्यादा फंक्शनल हो पाए और करेक्ट जो सेल लोकेशन है वहां तक पहुंच पाए और वहां जा करके अच्छे से अपना अपना काम कर पाए। क्योंकि यू ऑल नो कि देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स जिनका अपना अपना काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यू नो केराटिन प्रोटीन जो हमारे बालों में होता है ना, तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो हमारे बाल में पाया जा रहा है, मायोसिन, एक्टिन जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। तो फाइनलाइज जो टच होता है वो हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहलाता है। नीचे ये जो ब्रेन करके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये सब एक कहानी के रूप में दिए गए हैं, आप अच्छे से बैठ के पढ़ोगे तो आपको रिलेट करके समझ जाओगे। तो लास्ट में यही आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन था और हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से जीन रेगुलेशन पूरी तरीके से हमारे यूकैरियोट्स में होता है और हमें एक एंडिंग में एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें क्रोमेटिन का रोल पढ़ना है कि हमारे यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन का रोल क्या है। अब देखो, क्रोमेटिन रोल समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वीडियोस है वो प्रोसीड कैसे करेंगी। तो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में जो लैकोपेरॉन सिस्टम था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया कि प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है। सेकेंड, हम आज पढ़ रहे हैं कि जीन रेगुलेशन जो है वो यूकैरियोट्स में कैसे होता है और हम DNA लेवल पे पढ़ रहे हैं, है ना, जहां हम क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और क्रोमेटिन का रोल देखेंगे, यानी कि हम किस एक एपिजेनेटिक रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। सेकेंड जो हमारी वीडियो आएगी इसी यूकैरियोट्स में वो हमारी होगी कि हम रेगुलेशन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, तो एक वीडियो ये हो जाएगी। और थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे हो रहा है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि या तो ट्रांसलेशन लेवल में ही मैं पोस्ट ट्रांसलेशन भी पढ़ा दूं, ठीक है, या फिर हम पोस्ट ट्रांसलेशन और प्रोटीन की जो मॉडिफिकेशन है वो हम एक वीडियो में पढ़ के खत्म करेंगे। तो मैं जीन एक्सप्रेशन में क्रोमेटिन का क्या एक रोल है हमें वही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इसी पे जोर डाला गया है तो हम वही पढ़ेंगे। देखिए, यूकैरियोट्स जो यूकैरियोटिक DNA होते हैं वो काफी ज्यादा टाइटली रैप्ड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। अब फॉर्मिंग क्रोमेटिन, अब हमारा DNA बना कैसे होता है ना, देखो, वी हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक, ऐसे करके आपके पास देखोगे ना कि हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ओके, एंड इन प्रोटीन्स के अराउंड आप देखोगे कि ऐसे जो DNA है वो बंधे हुए हैं। तो इट्स लाइक कि DNA को पूरी तरीके से बांध के रखा है किसने, हमारे हिस्टोन प्रोटीन ने। तो ये देखो, दिस इज आवर हिस्टोन प्रोटीन एंड दिस इज आवर DNA का स्ट्रैंड, ठीक है। इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो नाउ दिस स्ट्रक्चर विल नोन एज योर क्रोमेटिन। गेटिंग माई पॉइंट? क्या होता है क्रोमेटिन, कि आप सिर्फ DNA के स्ट्रैंड को तो DNA कह रहे हो, आप सिर्फ प्रोटीन को प्रोटीन कह रहे हो, हिस्टोन प्रोटीन की जो DNA बाइंडिंग में काम आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाने लगेगा क्रोमेटिन, ठीक। तो क्रोमेटिन समझ में आया। अब जो हमारा न्यूक्लियोसोम है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारे क्रोमेटिन की, यानी देयर आर सो मैनी DNA स्ट्रैंड्स, लेंथ बहुत बड़ी होती है DNA स्ट्रैंड की, और बीच बीच में उसमें आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। तो अब बहुत सारे अगर हिस्टोन प्रोटीन ने रैप करके रखा है पूरे के पूरे एक बहुत बड़े लंबे DNA को, तो कोई तो एक यूनिट होगी ना, लाइक एक यूनिट में जैसे कि 146 बेस पेयर ऑफ DNA, ठीक है, मतलब कि DNA का हमारे पास कितने बेस पेयर होंगे,
146 और हिस्टोन का ऑक्टामर होगा 2 ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो पोर्शन है ना, ये मिल रहा है और बन रहा है न्यूक्लियोसोम। गेटिंग माई पॉइंट। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। अब उस न्यूक्लियोसोम में वो यूनिट बनी कैसी है? तो देयर आर 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन का ऑक्टामर। ऑक्टामर में क्या क्या है? 8 चीजें हैं। ऑक्टामर नाम ही आपको समझ में आ रहा है। 2 H2A होंगे, 2 H2B होगा, 2 H3 होंगे एंड 2 H4 होंगे। व्हाट इज दिस H? H इज योर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो 2 हिस्टोन 2A होगा, 2 हिस्टोन 2B होगा, 2 हिस्टोन 3 होगा, 2 हिस्टोन 4 होगा। तो ऐसे करके आपका एक न्यूक्लियोसोम जो है वो बन जाता है एंड न्यूक्लियोसोम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ओके, नाउ this chromatin H1 bind at DNA entry and exit site for further stabilization। H1 कहाँ पे बाइंड होगा? H1 जो होता है वो बाइंड करता है हमारे डीएनए के एंट्री और एग्जिट साइट पे। आपने देखा यहाँ पे कि H2 से स्टार्ट हो गया, तो वेयर इज H1? H1 इज ऑन द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, क्रोमेटिन फोल्ड्स करते हैं into 30 नैनोमीटर फाइबर्स एंड देन into a older हायर लूप। तो पहले तो 30 नैनोमीटर फाइबर्स में वो ग्रो करते रहते हैं, फोल्ड करते रहते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन जो होते हैं वो लिमिट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को। अब एक बात बताओ कि हम तभी से आपको बोल रहे हैं कि देयर इज अ क्रोमेटिन। देखो, ये हमारा एक पूरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को खोलोगे तो ये क्रोमेटिन के आपके फाइबर्स हो गए। क्रोमेटिन फाइबर को खोलोगे तो ये आपका एक हिस्टोन जो प्रोटीन है और डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो जुड़े हुए हैं। हिस्टोन्स ने डीएनए को बाइंड करके रखा हुआ है और ये कितने बेस पेयर थे? 164 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड ऑक्टामर, है ना। ऑक्टामर ने मिलकर के क्या बना दिया? न्यूक्लियोसोम बना दिया और इस तरीके से एक डीएनए का पूरा लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नाउ मैं आपसे क्या बता रही हूँ कि जितना ही ज्यादा जो क्रोमेटिन फाइबर होगा, जो क्रोमेटिन जितना ज्यादा कंडेंस होगा, यानी कि जितना ज्यादा उसमें उलझने होंगी, जितना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा होगा। लाइक आपको मैं बताती हूँ कि एक हम सीधा धागा पकड़ रहे हैं और एक मैंने ऐसे धागे आपको दे दिए जिसमें कई सारे गांठ हैं, कई सारे तरीके से वो उलझा हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा धागा आपको इजी दिख रहा है, लाइक आप किस धागे को आराम से लेकर के अपना काम करना चाहोगे, तो ऑब्वियसली आप एक सीधे धागे को उठाओगे और उससे काम करोगे, और कॉम्प्लेक्सिटी से भरे धागे को आप क्या करोगे? फेंक दोगे या आप उसे यूज नहीं करना चाहोगे। तो यही हमारे लाइफ और नेचर में भी है कि जब हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिन है, जब वो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा होता है यानी पैक्ड होता है, फुल्ली टाइटली पैक्ड होता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब ये डीएनए जो है, ये मान लो खुला हुआ डीएनए है, अब आरएनए पॉलीमरेज आएंगे, जुड़ेंगे और अपना काम ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट कर देंगे। बट अगर यही डीएनए जो है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन में यू हैव अ डीएनए का टेम्पलेट एंड उस टेम्पलेट पे यू हैव अ प्रमोटर रीजन, जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर सबके बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस खुले वाले डीएनए में हमें प्रमोटर रीजन दिख जाएगा और आरएनए जाके जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये डीएनए पूरी कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है तो आरएनए पॉलीमरेज को ढूंढने में दिक्कत होगी कि भाई मेरा प्रमोटर रीजन कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं, है ना। मेरा प्रमोटर रीजन कहाँ है, मैं कहाँ जाकर के अटैच हूँ और मैं कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करूँ। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि जितना ज्यादा जो क्रोमेटिन है वो टाइटली डेंस होगा, वो लिमिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को, एकदम लिमिट कर देगा कि जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। दस जो हमारा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे जीन एक्सप्रेशन को। अब तभी से मैं बोल रही हूँ कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेस हो रहा है जीन, प्रोटीन बना रहा है या आरएनए बना रहा है। अब अगर हाईली पैक्ड है हमारा क्रोमेटिन, तो कैसे कैसे वो आगे का काम कर लेगा? आरएनए पॉलीमरेज को उसका प्रमोटर रीजन ही नहीं मिलेगा, तो वो आगे चल करके कैसे एमआरएनए और प्रोटीन बनाएगा? है ना सोचने की बात। तो बेसिकली हमारा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा भाई हमारे जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि अगर वो हाईली टाइटली पैक्ड रहेगा तो फिर जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा ठीक से, और अगर वो लूजन होगा यानी कि बहुत ज्यादा लूज वे में रहेगा तो आराम से आरएनए पॉलीमरेज अपना प्रमोटर रीजन ढूंढ के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करके हमारा प्रोटीन और एमआरएनए बना देगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी वजह से आपके जो सिलेबस में क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को दिया है कि रोल पढ़ो क्रोमेटिन का, कि जीन एक्सप्रेशन में क्रोमेटिन का क्या रोल है। ठीक, तो वही लाइन यहाँ पर दोबारा से और भी अच्छे शब्दों में आपको लिख करके दी गई है कि जो क्रोमेटिन है, द मोर एसेसिबल द डीएनए,
जितना ज़्यादा डीएनए एक्सेसिबल होगा, उतना ही ज़्यादा इजीली ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए होगा कि आरएनए पॉलीमरेज वो इनिशिएट कर देगा जाकर के बाइंड करके। तो यहाँ पर डीएनए लिखा है तो आपको ये समझना है कि द मोर एक्सेसिबल द क्रोमेटिन, ठीक है, जितना लाइक एक्सेसिबिलिटी डीएनए की कैसे बनेगी, जब क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा। अगर वो हाईली पैक्ड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज खुद ही कंफ्यूज आ जाएगा कि भाई हम जुड़े कहाँ जाके और कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करें। तो इसीलिए अगर डीएनए को एक्सेसिबल बनाना है कि वो आगे चल करके सेंट्रल डोग्मा वाला डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाए, तो डीएनए का जो मेजर स्ट्रक्चर क्रोमेटिन है, जिसमें आपने क्या देखा, न्यूक्लियोसोम के बंडल्स। न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए एंड हिस्टोन को जब आप जोड़ दो तो वो न्यूक्लियोसोम बन गए। एंड न्यूक्लियोसोम जो है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ऐसे बनते 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 पूरा क्रोमेटिन बना देते हैं। तो हमारा बेसिक जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, हमें वहीं पर समझना पड़ेगा कि अगर वहां हमें लूजन करना है अपने क्रोमेटिन को, तो क्या क्या करना पड़ेगा, और लूजन करेंगे तभी जाकर के हम क्या कर पाएंगे, जीन एक्सप्रेशन करवा पाएंगे हमारे यूकैरियोट्स में। अब क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। द फर्स्ट वन इज योर यूक्रोमेटिन एंड द सेकंड वन इज योर हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, ये ऐसे क्रोमेटिन होते हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं और ये हमेशा ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव है। तभी से मैं बोल रही हूँ लूजली पैक्ड ही क्रोमेटिन चाहिए, क्योंकि जितना लूज रहेगा उतनी क्लियरिटी, उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी हमारे आरएनए पॉलीमरेज को कि हमको इस जगह पर जा करके जुड़ना है। जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड होगा वो उतना ही ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना चाहेगा, तो इनएक्टिव मानेंगे हम उसे। ठीक, तो दो तरीके के क्रोमेटिन है, एक जो बहुत ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन के लिए उछलता कूदता रहेगा कि मुझे करना है ट्रांसक्रिप्शन, मुझे करना है ट्रांसक्रिप्शन, और एक हेट्रोक्रोमेटिन जो बिल्कुल सोया रहेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो खुद ही उलझा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेरे से नहीं होने वाला। तो वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो इट इज वेरी लाइक इजी फॉर आवर नेचर कि वो आराम से हमारे यूक्रोमेटिन को यूज करके ट्रांसक्रिप्शन करा लेता है। लेकिन हमारा नेचर भी सोचता है कि हेट्रोक्रोमेटिन जो कि बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इन्हें हम कैसे छोड़ दें, इन्हें हम इतना इजीली कैसे छोड़ सकते हैं, इन्हें भी तो काम पे लगाना जरूरी है, इनका यूज करना जरूरी है। अगर ये यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ये हेट्रोक्रोमेटिन है क्यों, है ना। तो अब हेट्रोक्रोमेटिन को अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले ये जो टाइटली पैक्ड है हेट्रोक्रोमेटिन, उन्हें हमें लूजन करना होगा। इट इज लाइक कि अगर मैंने वही सेम बात की, अगर मैंने आपको एक धागा दिया हुआ है और एक धागा दिया है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है, ठीक, और आपको मैंने कहा कि आपको दोनों धागों को यूज करना है, इतने स्ट्रैंड के बाद आई डोंट हैव द स्ट्रैंड। धागे की भी लेंथ होती है ना, मैंने बोल दिया कि मेरे पास इतने ही लेंथ है, एक मैंने सीधा धागा दे दिया आपको और एक मैंने उलझे हुए धागे दे दिया और मैंने कहा यही धागा है मेरे पास, इसके बाद आई डोंट हैव धागा। ठीक, तो आप क्या करोगे कि ठीक है सीधे वाले को तो यूज कर ही लेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो उलझे हुए धागे हैं उसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे और सुलझा के फिर हम उसे अपने काम में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट है ना, अगर हमारे पास है तो हमें यूज करना है ना, तो लिमिट है हमारे पास। तो वैसे ही हमें हेट्रोक्रोमेटिन का अगर यूज करना है तो उसे हमें लूजन करना पड़ेगा, एंड देयर आर सेवरल वेज टू लूजन देम, तो वो हम पढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so take the screenshot of this Hindi notes also. तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि यूकैरियोटिक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर मजबूती से लिपटा होता है, जिसमें क्रोमेटिन का निर्माण होता है। न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमेटिन की एक मूल इकाई है। डीएनए जो है वो 100 बेस पेयर मिला दो और हिस्टोन के ऑक्टेमर मिला दो तो एक न्यूक्लियोसोम बन जाता है। देखो H2A, H2B, H3, H4 ये ऑक्टेमर बनाने में लगे होते हैं, लेकिन जो H1 है वो हमारे डीएनए के एंट्री यानी प्रवेश और निकास स्थलों पर बंधा रहता है। क्रोमेटिन जो 30 है 30 नैनोमीटर तत्वों से मुड़कर उच्च क्रम लूपों में व्यवस्थित होता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो, कसकर पैक किया गया क्रोमेटिन प्रतिलेखन यंत्रों तक पहुंचने में सीमित, लाइक ट्रांसक्रिप्शन कराने में बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देता है। इस प्रकार क्रोमेटिन की संरचना सीधे जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे जैसे डीएनए अधिक सुलभ होते जाते हैं, प्रतिलेखन मशीनरी जैसे आरएनए पॉलीमरेज उतनी ही आसानी से प्रतिलेखन शुरू करने के लिए बंद सकेगी। ठीक है, तो वही सब मैंने जो आपको पढ़ाया है। यूक्रोमेटिन जो है वो सक्रिय प्रतिलेखन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन सक्रिय प्रतिलेखन करेंगे और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो प्रतिलेखन जो है उसके लिए हमेशा ही इनएक्टिव होंगे, क्योंकि ऑल्सो हेट्रोक्रोमेटिन जिनके जीवन में पहले से ही इतनी उलझने हैं वो क्या ही जाकर के काम करेंगे, वो भी इनएक्टिव पड़े रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर जो मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर लेती हूँ। तो क्रोमोसोम ऑब्वियसली यू नो कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, फिर वो पहले
हेट्रोक्रोमेटिन जो कि साइलेंट, भाई कोई काम ही नहीं कर रहा है, साइलेंट इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो फिर उसको अपन लूजन करते हैं, यूकैरियोटिक एक्टिव में बनाते हैं यूक्रोमेटिन में, और उसके बाद काम करवाते हैं उससे। ठीक है, तो काम कराना है अपने को, ना हम चैन से बैठेंगे ना बैठने देंगे, वही वाला है। हाउ क्रोमेटिन रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन, वही जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन हाउ एक्सेसिबल द डीएनए इज। भाई जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि डीएनए कितना खाली है। डीएनए अगर खाली होगा और स्वस्थ होगा और बहुत ज्यादा लाइक लूजन फॉर्म में होगा तो अपन को एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी कि हम जीन एक्सप्रेशन करा सकते हैं। अगर इफ द क्रोमेटिन इज टाइटली पैक्ड, अगर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सेस नहीं मिलेगा डीएनए का, जिसकी वजह से जीन जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा। वो सोचेगा, जीन सोचेगा कि भाई मतलब मेरे पास आ ही नहीं रहा आरएनए पॉलीमरेज। जीन क्या सोच के बैठेगा कि मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं रहा है, आई डोंट हैव द आरएनए पॉलीमरेज, तो वो गुस्सा हो जाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज अपनी दुविधा में है कि जीन प्रोमोटर भाई साहब तुम हो कहाँ, तो ये गुस्सा गुस्सी में जीन जो है वो ऑफ हो जाता है, जिसके वजह से जीन एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगा हमारे यूकैरियोट्स में। और अगर हमारा जो क्रोमेटिन है वो लूजन रहेगा तो दीज प्रोटीन जो है वो बाइंड करती हैं और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करती हैं, और जीन जो है वो टर्न ऑन होता है, यानी वो काम करने में अपना सक्रिय रूप से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और प्रोटीन और आरएनए जो है वो बना लेता है। तो इस तरीके से जो जीन जो क्रोमेटिन है वो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। अब क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में चेंजेस, वही मैंने आपको बताया कि कैसे हम लूजन करेंगे, कैसे जो हाईली टाइट है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो उन सब के लिए लाइक एपिजेनेटिक रेगुलेशन, जितने भी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में हम चेंजेस ला रहे हैं जिससे कि हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर पाए, जीन को ऑन एंड ऑफ कर पाए, तो उसे हम एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं। देयर आर 3 मैकेनिज्म जिससे कि आप क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट वन इज योर हिस्टोन मॉडिफिकेशन। जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि हमारे पूरे के पूरे डीएनए को बाइंड करके रखा हुआ है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर दो जिसकी वजह से हमारा जीन एक्सप्रेशन हो जाए, या फिर आप डीएनए मिथाइलेशन कर दो। ठीक है, तो ये जो डीएनए जुड़ा हुआ है आप उसी में कुछ मॉडिफाई कर दो तो हो सकता है कि आपका जीन एक्सप्रेशन हो जाए, या फिर क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग कर दो, यानी कि वो जैसे पहले था उसको वैसे ना करके दूसरे तरीके से रीमॉडल कर दो। देखा, यही होता है जब आप कनेक्टिविटी में पढ़ते हो। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि देयर इज अ डीएनए, और डीएनए में यू हैव अ लाइक योर न्यूक्लियोसोम वाला पूरा स्ट्रक्चर, कि देयर इज द हिस्टोन प्रोटीन। तो भाई मैंने बताया कि दिस क्रोमेटिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन, बताया ना, इसकी एसेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो इसको बहुत ज्यादा एसेसिबल बनाने के लिए? 3 ही चीज कर सकते हो, या तो आप इस हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन कर दो, या तो आप डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन कर दो उसकी मिथाइलेशन करके, या तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा क्रोमेटिन का है इसी को रिमॉडल कर दो। यही तो करोगे तभी तो चेंजेस आएंगे। देखा कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट करके आप पढ़ो तो आपको चीजें समझ में आती हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अरे कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुरंत तुरंत वीडियो को लाइक करो। मैं नहीं जानती, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी जब तक आप लाइक नहीं करोगे। कर दिया, वेरी गुड 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 गुड। ओके, चलो अब ये देखो, ये हमने क्रोमेटिन के ऑक्टेमर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे होगा तो 8। तो 8 आपको क्रोमेटिन के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और H1 एंड H2 में सॉरी H1 मैंने आपको बताया कि एंट्री एंड एग्जिट पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो देयर इज अ H4, देयर इज अ H3, देयर इज अ H2A, H2B, H4, H3। ठीक है, और ये डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर आपको सारी प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं जिससे कि हमारा एपिजेनेटिक रेगुलेशन हो सकता है। कि आप क्या कर रहे हो, मिथाइलेशन कर दे रहे हो, है ना। ये देखो मिथाइलेशन, ये रेड वाले पॉइंट जितने हैं दिस इज अ साइन कि मिथाइलेशन हो रहा है। फिर एसिटिलेशन, देखो यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रहा है, और फिर कहीं कहीं पर फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो ये देखो, ये इस जगह पर आप फॉस्फोराइलेशन कर सकते हो। फिर यूबिक्यूटिनाइजेशन भी होता है। तो यूबिक्यूटिनाइजेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या मतलब है यूबिक्यूटिनाइजेशन का। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए का मिथाइलेशन। हमने क्या किया, हमने हिस्टोन जो मॉडिफिकेशन है, डीएनए मिथाइलेशन है और क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग है, उसमें से सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए मिथाइलेशन। सो डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है कि हम मिथाइल ग्रुप को एडिशन कर रहे होते हैं। हम मिथाइल ग्रुप का क्या कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं, यानी जोड़ रहे होते हैं हमारे साइटोसिन बेस पे, स्पेशली इन सीपीजी आइलैंड। ठीक है, तो देखो मिथाइलेशन में हमने क्या करना होता है ना, कि हम जो यू ऑल नो कि हमारा जो डीएनए है वो साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये सारे बेसिस से मिलकर के बना हुआ है ना।
तो जो साइटोसिन वाला बेस है ना, वहां पर हमें जाकर के मिथाइल ग्रुप को जोड़ देना है। और जैसे ही हम मिथाइल ग्रुप को जोड़ेंगे तो हमारा जो जीन होगा वो फुल्ली तरीके से, यानी जो डीएनए होगा वो हेवनली मिथाइलेटेड हो जाएगा, जिसके वजह से जीन साइलेंस्ड हो जाएंगी। और मैंने अभी पढ़ाया ना स्टार्टिंग में कि मिथाइलेशन से हमारा जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जीन एक्सप्रेशन डिक्रीज होगा अगर, तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि प्रोटीन और जो आरएनए है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे चल करके पढ़ोगे कि जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप एमएससी में रहोगे। तो डीएनए मिथाइलेशन में व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर साइलेंसिंग द जीन। ठीक है, वी आर साइलेंसिंग द जीन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो साइटोसिन वाला बेस है वहां पर हम जाकर के मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये हमारा साइटोसिन है। साइटोसिन में वी आर एडिंग द मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है। तो अब जब मिथाइल ग्रुप हमने जोड़ दिया, और एंजाइम कौन सा होता है, तो एंजाइम होता है हमारा डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसका नाम है DNMT। तो DNMT जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है उसको ऐड कर देता है, और हमारा अब डीएनए का जो साइटोसिन है वो कन्वर्ट हो जाता है 5 मिथाइल CH3 साइटोसिन M। ठीक है, तो ये हो गया जीन की साइलेंसिंग करना। और डीएनए मिथाइलेशन हमेशा ही आपको याद रखना है कि जीन एक्सप्रेशन को क्या कर रहा होता है, ये डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज योर ये पूरा तो मैंने आपको बताया ही कि देखो ये बहुत अच्छा है कि अनमिथाइलेटेड यानी कि प्रमोटर और जीन बॉडी है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये अनमिथाइलेटेड यानी कि अभी CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमें mRNA मिल रहा है, पेप्टाइड यानी पेप्टाइड्स बॉन्ड मिल रहे हैं, फिर हमें एक अच्छा खासा मॉडिफाइड प्रोटीन बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो मिथाइलेटेड जीन हो जाएगा तो हमें आगे की प्रक्रिया देखने को नहीं मिल पाएगी। अगर मिथाइलेटेड हो जाएगा तो हम देखेंगे कि मिथाइलेटेड में प्रमोटर और जीन बॉडी आगे चल करके कोई ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जीन को यानी डीएनए को साइलेंस कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज किया, और साइटोसिन पे हमने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया, जिससे वो 5 मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट हो गया। और अब मिथाइलेशन हो जाने की वजह से जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। Getting my point? So this is your DNA का मिथाइलेशन। सेकेंड है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन देखो, हिस्टोन हैव अ टेल दैट कैन बी केमिकली मॉडिफाइड। हिस्टोन के पास एक टेल होती है जिसको हम केमिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये मॉडिफिकेशन ओपन या क्लोज करते हैं हमारे क्रोमेटिन को। ठीक है, अब टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़ो जो हिस्टोन की है। सबसे पहले एसिटाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन की प्रोसेस होती है हैट से। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो एसिटाइलेशन की प्रोसेस करता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो डीएनए है ना, उसमें डीएनए में क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है, जिससे डीएनए और हिस्टोन जो इंटरेक्शन होता है, देखो एसाइटिलेशन किसका हो रहा है, एसाइटिलेशन लाइसिन का हो रहा है। ठीक है, तो एसाइटिलेशन जब लाइसिन का होगा, लाइसिन के हमारे हिस्टोन टेल का, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो डिक्रीज होने लगेंगे, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होने लगेंगे तो हमारे हिस्टोन और जो डीएनए है उनके बीच का इंटरेक्शन डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज जैसे ही होगा, क्योंकि हमें तो लूजन करना है ना, हमने पहले ही आपको पढ़ाया कि जो लूजन वाला हमारा डीएनए होगा वो मोर एक्सेसिबल होगा जीन एक्सप्रेशन के लिए। तो लूजन हो गया ना, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन का इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से डीएनए की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, और जैसे ही डीएनए अवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी तो जीन एक्सप्रेशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा जो एसिटाइलेशन की प्रोसेस होगी वो जीन को ऑन करेगी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को वो हमेशा बढ़ाएगी। ठीक है, फिर हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन जो है वो हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस के द्वारा होता है, जो कि एक एंजाइम है। ये एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही एसिटाइल ग्रुप हटा, डीएनए और हिस्टोन जो है उसका इंटरेक्शन टाइट हो गया, जिसकी वजह से एसेसिबिलिटी हमारे डीएनए की नहीं रही और जीन ऑफ हो गया, जीन एक्सप्रेशन कम हो गया। मिथाइलेशन एक्टिवेट भी कर सकता है और रिप्रेस भी कर सकता है जीन को, डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोन
एंड जो साइट मिथाइलेटेड हो रही है वो। तो अगर हम हिस्टोन का मिथाइलेशन समझें तो मिथाइलेशन में हो सकता है कि एक्टिवेट भी हो जाए बहुत अच्छे से और रिप्रेस भी हो जाए। तो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द साइट कि मिथाइलेशन कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोन संशोधन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so if you want to connect with me on Telegram channel, so you can join me on Telegram channel. आप सर्च करोगे साइंस वाली 09, तो वहाँ से आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो सिंपली आंचल 09 आप सर्च करोगे तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हो। ये QR कोड्स भी अगर आप स्कैन करोगे तो आपको आसानी से चैनल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा जो क्रोमेटीन है उस लेवल पे यानी एपिजेनेटिक जो रेगुलेशन हो रहा है वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो हम क्रोमेटीन के स्ट्रक्चर में लाइक रीमॉडलिंग कर दें, या तो हिस्टोन में कुछ हम मॉडिफिकेशन कर दें, या फिर हम जो डीएनए है उसके स्ट्रैंड में मिथाइलेशन कर दें। तो दो तो हमने पढ़ लिया कि डीएनए की मिथाइलेशन पढ़ ली, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन पढ़ लिया। अब क्रोमेटीन रीमॉडलिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस क्रोमेटीन रीमॉडलिंग? क्रोमेटीन रीमॉडलिंग जो होता है ये एक ऐसी रीअरेंजमेंट है क्रोमेटीन की फ्रॉम अ कंडेंस स्टेट टू अ ट्रांसक्रिप्शनली accessible state, allowing transcription factors or other DNA binding protein to access DNA and control gene expression। देखो, रीमॉडलिंग क्रोमेटीन है, उसकी अपन री यानी अगेन से उसकी मॉडलिंग यानी उसको बना रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम अगेन बना रहे हैं। तो ये काम कब करने की जरूरत पड़ेगी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो सोया हुआ है, जो इनएक्टिव है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कंफ्यूज फॉर्म में है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, तो उसे हम अगर लूजन कर दें तो हम जीन एक्सप्रेशन उसका करवा सकते हैं, हम उससे काम करवा सकते हैं। अगर हम उसे लूज नहीं करेंगे तो वो ऐਵੇਂ ही पड़ा रहेगा, यूजलेस। तो उसका यूज करने के लिए वी कैन यूज द क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, जिसके वजह से जब लूजन होगा तो अदर जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं या फिर हमारे आरएनए पॉलीमरेज हैं वो हमारे डीएनए से जुड़ पाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें ट्रांसक्रिप्शन ही कराना है। यू ऑल नो कि डीएनए के बाद आप देखते हो कि ट्रांसक्रिप्शन होता है तभी एचएनआरएनए बनता है, अभी मैंने पढ़ाया। तो ट्रांसक्रिप्शन कराना बहुत जरूरी है। तो एसाइटिलेशन में हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज हुआ, ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो रहा है। मिथाइलेशन में हमने देखा कि भाई थोड़ा जीन एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में इन जनरल हमें क्या करना है? इन जनरल हम देखते हैं कि जो मोर कंडेंस्ड क्रोमेटिन जितना ज्यादा कंडेंस होता है उतना ज्यादा हार्डर होता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को जुड़ना या फिर अदर बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं उनको जुड़ना। तो डीएनए बहुत अच्छे तरीके से उनको मिलता ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है डीएनए के पास कि वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यानी टीएफ और अदर जो हमारे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उनसे मिल पाए और अपनी ड्यूटी को कर पाए। उनकी ड्यूटी क्या है? हमारा एचएनआरएनए बनाना यानी ट्रांसक्रिप्शन करना। सो जब क्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है तो वो एक्टिवली नहीं होता है कि वो ट्रांसक्राइब कर पाए, और इस स्टेज को जहां पर वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है और इनएक्टिव फेज में रहता है उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, मैंने बताया था आपको। तो व्हेन क्रोमेटिन इज अब लूजली पैक्ड होगा, अगर मान लो क्रोमेटिन लूजली पैक्ड हुआ, देयरफॉर वो एक्सेसिबल हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए और उसे हम यूक्रोमेटिन कह देते हैं। तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग क्या है? अब तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग समझना जरूरी इसलिए है कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एक हाईली इम्प्लीकेटेड एक प्रोसेस है ईपीजेनेटिक्स में। ईपीजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन टू हिस्टोन प्रोटीन सच एज मिथाइलेशन कर दो, डीमिथाइलेशन कर दो, एसाइटिलेशन कर दो, डीएसिटिलेशन कर दो, जिसके वजह से ऑल्टर हो जाए क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर और वो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन करवा दे या रिप्रेशन करवा दे, या तो ट्रांसक्रिप्शन को करवा दे या तो फिर रिप्रेस करवा दे, मत करवाए। सो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में हम दो ही चीज देख सकते हैं ना कि अगर हम दोबारा से एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर या तो काम आ जाए, काम अपना करने लगे, या तो वो स्ट्रक्चर कोई काम ही ना करे। दो ही चीज हो सकता है, या तो वो एक्टिव हो जाए या तो बिल्कुल से रिप्रेस हो जाए। तो उसके लिए हमें डिफरेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये देखो जो हमारा डीएनए है वो अभी कंडेंस फॉर्म हेट्रोक्रोमेटिन में है, इसका मिथाइलेशन हुआ एक हमारे इस डीएनए स्ट्रैंड में जिसमें हमारे क्रोमेटिन, मान लो इसको डीएनए स्ट्रैंड क्या ही बोलूं, तो ये क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है, कंडेंस फॉर्म में है, मिथाइलेशन इसका हुआ तो ये कंडेंस फॉर्म में हो गया। मैंने बताया कि मिथाइलेशन से क्या होता है कि मिथाइलेशन से हमारा जो डीऑक्सीसाइटोसिन सीजी रिच प्रमोटर हो जाता है जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कंडेंस फॉर्म में है।
अब इसी की हमने एसाइटिलेशन करा दी, तो एसाइटिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम लूजन कर दे रहे हैं, तो उसे हम यूक्रोमेटिन कह दे रहे हैं, रिलैक्स हो गया ये, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या, और यही टेल की बात हो रही है, इसी टेल पे ये जो हिस्टोन एमाइनो टर्मिनल टेल है ना, यही टेल पे एसिटिलेशन, मिथाइलेशन या डीएसिटिलेशन की प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, हिस्टोन के टेल पे। जब आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोन में मॉडिफिकेशंस कैसे हो रहे हैं, तो वहां आप बताओगे कि हिस्टोन के पास टेल होती है, और उस टेल पे आप कर सकते हो मॉडिफिकेशन। कैसे, या तो एसिटिलेशन कर दो, डीएसिटिलेशन कर दो, मिथाइलेशन कर दो। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो एसिटाइल ग्रुप से जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और लूजन होता जा रहा है हमारा यूक्रोमेटिन। अब जैसे ही लूजन हो जाएगा, यूक्रोमेटिन बन जाएगा, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, लूजन हुआ तो डीएनए एक्सेसिबल हो गया हमारे प्रोटीन्स के लिए, हमारे आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जो हेल्प करते हैं एक प्रोटीन मशीन्स को, ठीक है, तो उसमें आपके एग्जांपल्स हैं। H W1SNF जो है वो डीएनए को एक्सेसिबल बनाता है, यानी जीन को ऑन कर देता है, और कुछ ISWI और CHD-INO-AT फैमिलीज जो हैं ये भी हेल्प करती हैं रेगुलेशन में। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके नेम आप याद कर लेना। तो यही है जीन एक्सप्रेशन इन मल्टी स्टेप प्रोसेसेस कंट्रोल बाय क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आरएनए प्रोसेसिंग में एक्सपोर्ट जो हो रहा है न्यूक्लियस से, और ट्रांसलेशन लेवल पे आप क्रोमेटिन में देखते हो कि क्रोमेटिन अपना रोल प्ले करता है। कैसे, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्रोमेटिन मस्ट बी ओपन, आपको पता है कि क्रोमेटिन को ओपन ही होना पड़ेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन बिगेन होगा, क्योंकि अगर ओपन होगा तभी एक्सेसिबल होगा, तभी जाकर के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये समझ आया। दूसरा, आरएनए प्रोसेसिंग में मॉडिफिकेशंस जो हैं आरएनए की, अगर वो अच्छे तरीके से नहीं हुई, जो मैं आपको एचएनआरएनए वाला बता रही थी, तो वहां पर क्रोमेटिन का रोल आपको देखने को मिलता है। जब आपको पता है कि सेल में, मैंने आपको पढ़ाया, give me a second, okay, so I told you this is a cell, and then I told you कि this is a nucleus, and वही मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। सो ये जो आपका HNRNA बनता है, ठीक है, ये क्रोमेटिन, ये जो HNRNA बन रहा है, ये HNRNA अभी न्यूक्लियस में बनता है, उसको बाहर आना पड़ता है ना, ये सब ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में भी मैंने दिखाया था, और ये mRNA बनता है। ठीक, जब वो HNRNA न्यूक्लियस से बाहर आ रहा होता है साइटोप्लाज्म में, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो वहाँ क्रोमेटिन जो होता है वो रेगुलेट कर सकता है आरएनए के एक्सपोर्ट को इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से जब ये एंट्री बाहर निकल रहा होता है, एग्जिट मार रहा होता है HNRNA हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, तो वहाँ पे भी रेगुलेशन क्रोमेटिन जो है वो इनडायरेक्टली कर सकता है। ठीक, फिर उसके अलावा ट्रांसलेशन, यानी कि जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्रोमेटिन डायरेक्टली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो लो लाइक अर्लियर क्रोमेटिन स्टेट अफेक्ट हाउ मच mRNA इज मेड। क्रोमेटिन ये जरूर मतलब डिसाइड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या ही मिलना है, हमें mRNA मिलना है, तो जितना ज़्यादा क्रोमेटिन जो है वो लूजन फॉर्म में होगा, एक्सेसिबल फॉर्म में होगा, उतना ज़्यादा mRNA बनेंगे। तो बेसिकली ट्रांसलेशन को डायरेक्टली तो क्रोमेटिन नहीं अफेक्ट कर रहा है। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन में ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्रोमेटिन डायरेक्टली नहीं कोई भी रोल प्ले कर रहा है। बट आप खुद सोचो कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आरएनए होंगे, यानी इनिशियल फेज में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा mRNA होंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है। ओके, सो ये रोल्स थे आपके क्रोमेटिन के मल्टी स्टेप पे। रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है फीमेल्स में, एंटायर क्रोमोसोम जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन बन जाते हैं और परमानेंटली साइलेंस्ड हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जीन रेगुलेशन का हमारे यूकैरियोट्स में, समझ रहे हो, जहां हम क्या देखते हैं कि XX होता है ना हमारे मेल फीमेल में, और XY होता है मेल में, है ना। तो एक ही X और एक ही Y तो यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना, X आता है फ्रॉम द फीमेल एंड Y आता है फ्रॉम द मेल। तो व्हाट अबाउट दिस X, ये तो साइलेंस हो जा रहा है। तो ये साइलेंस कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बिकम हो जा रहा है हेट्रोक्रोमेटिन। एंटायर क्रोमोसोम, ये पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम ही हेट्रोक्रोमेटिन में बन जा रहा है और परमानेंटली साइलेंस्ड हो जा रहा है।
यानी कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे जीन रेगुलेशन में नेचर ने अपने हिसाब से, बॉडी ने अपने हिसाब से रेगुलेट किया कि हमें सिर्फ एक एक्स भेजना है और वहां से वाई आना है, तो दूसरा एक्स क्या होगा, दूसरा एक्स साइलेंस कर दिया जाए, तभी तो पहला वाला एक्स जाएगा। क्योंकि उधर से तो पता है कि वाई ही आना है, इधर से एक्स एक्स है तो एक एक्स आएगा, तो एक एक्स को तो साइलेंस होना पड़ेगा, दोनों नहीं ना आएंगे। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। कैंसर में आप देखते हो कि एब नॉर्मल क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो साइलेंस कर सकते हैं ट्यूमर सप्रेशर जीन्स को। फिर स्टेम सेल और डिफरेंशिएशन सेल्स में स्टेम सेल्स हैव मोर ओपन क्रोमेटिन, स्टेम सेल्स के पास बहुत सारे ओपन क्रोमेटिन होते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है डीएनए के पास, और जीन जो है वो बहुत सारे एक्सप्रेस हो जाते हैं। डिफरेंशियल जीन्स जो होते हैं उनके पास क्लोज क्रोमेटिन होते हैं, फ्यूअर जीन ही एक्सप्रेस हो पाते हैं। तो ये सारे जीन रेगुलेशंस हमारे यूकैरियोट्स में रियल लाइफ में आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली द होल कंक्लूजन इज कि क्रोमेटिन जो है वो एक गेट कीपर की तरह एक्ट करता है। ये डिटरमाइन करता है कि एक जीन कितना ज़्यादा एसेसिबल है या कितना ज़्यादा ब्लॉक्ड है ना, विच इन टर्न कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। जितना एसेसिबल उतना ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन हाई होगा, जितना कम एसेसिबल उतना ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन कम होगा। दिस इज़ वेरी क्रूशियल इन द डेवलपमेंट, डिसीज एंड डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमि निभाता है नियंत्रण विकास करने में, रोग में या भेदभाव बनाने में। ठीक है, so this is all about your today's video। अब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कल पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैं वक्त लेकर के वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कंटेंट मुझे बहुत ही रिच देना पड़ता है, और वे ऑफ जो मेरी टीचिंग है उसको हलवा क्लियर वे में मुझे पढ़ाना होता है। सो मैं यही चाहूँगी कि मेरे इतने परिश्रम के लिए आप एक प्यारा सा कॉमेंट हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाएँ, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े, है ना, और हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए इतने रिच और कलरफुल रिसोर्सफुल कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड फिर आप मेरी वीडियो से वंचित रह पाओगे, है ना। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।